आज हम लोग अगेन फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज से। ओके, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या थी, क्या क्या है, वो आज हम लोगों को क्या करना है, देखना है। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने देखा था कि वो कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकता है या कौन कौन से फंक्शंस वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या करी थी, देखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज क्या बोलता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज की हम लोग बात करेंगे, सो इट इज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस होता है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, सबको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सबको मतलब यूज़र को भी सर्विस प्रोवाइड करवाता है एज वेल एज वो प्रोग्राम्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वो क्या था, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो एक ब्रिज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा था, राइट। तो ये जो ब्रिज है ना, ये क्या करता है, अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रिज केवल एक तरफ से ही होके दूसरी तरफ को वो एंड नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं, या बीच में कहीं हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, राइट। वो दोनों साइड होता है। मतलब आप सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म से फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हो और फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म से सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो। तो इट्स टू वे ना। वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैसा होता है या उसकी जो सर्विसेज होती है वो भी कैसी होती है, टू वे होती है। मतलब ये यूज़र के थ्रू यूज़र के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा एज वेल एज ये प्रोग्राम्स के लिए भी सर्विसेज क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, सो फर्स्ट क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है तो ये क्या करता है, एक प्रोग्राम का एनवायरनमेंट रेडी करता है या एक फीचर रेडी करता है, किसके लिए, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। आप जैसे ही कोई फंक्शन या आप जैसे ही कोई एप्लीकेशन देते हो आपके सिस्टम को काम करने के लिए, या बोलते हो कि मेरे को ये काम करके दो, राइट। तो इसके लिए जो भी एनवायरनमेंट है या जो भी उसके पीछे, उसके लिए जो भी मेथड्स वर्क करने वाली है, उसके पीछे जो भी फंक्शंस आपके लगने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आपने सपोज एक म्यूज़िक आपने बोला कि मेरे को ये म्यूज़िक क्या करना है, कोई भी आपको गाना प्ले करना है ना। तो गाना आप जैसे ही प्ले करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बस गाने को डबल क्लिक किया तो ऑन हो जाता है ना, होता है, वो सही है। लेकिन उसके पीछे का जो एनवायरनमेंट है, मतलब कैसा कि उसके लिए कौन सा म्यूज़िक प्लेयर आप ओपन कर रहे हो, फिर वो म्यूज़िक प्लेयर आपके मशीन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने जो फाइल उसको प्ले करने के लिए बोली है वो सपोर्टेड फाइल है या नहीं है आपके सिस्टम की। तो ये सारा काम चेक करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब ये सारी चीज़ें आपकी वैलिड हो जाती है, जब उसको पता चल जाता है कि नहीं ये तीनों चीज़ें अप टू डेट हैं, वो वर्क कर सकता है, तब आपका एक गाना क्या होता है, आपके म्यूज़िक प्लेयर में प्ले होता है। तो ये एक पूरा क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो अब ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए जितना भी एनवायरनमेंट का ज़रूरत था, मतलब म्यूज़िक प्लेयर की जो ज़रूरत थी, फॉर्मेट की जो ज़रूरत थी, उसके वो म्यूज़िक प्लेयर को जो भी ड्राइवर्स लगने वाले हैं वो डाउनलोड है या नहीं है, वो सब देखने का काम किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। तो ऐसा ही हर प्रोग्राम के लिए या ऐसा ही हर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर रेडी कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करके देता है, या वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब ऐसा ही सेम वो यूज़र के लिए भी करता है। मतलब कि अब यूज़र को डायरेक्ट बोल दिया कि आप इस एप्लीकेशन में जाके ये ओपन कर लो, तो वो यूज़र के लिए कन्वीनियंट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। मतलब उसको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि अगर कि मुझे कैसे कोई एप्लीकेशन रन करना है या कैसा उसके लिए कोई कन्वीनियंट वे हो सकता है। मतलब जैसे
आपके घर में जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, जिसको बिल्कुल भी चलाते नहीं आता है ना, मतलब आपके दादी या आपके दादाजी ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा रिगार्डिंग दैट, तो उनको वो चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है ना? तो जो चीज़ हम नहीं पढ़ते उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा? तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए या कन्वीनियंट मैनर में कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सारी चीज़ें लगती है वो भी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है ना? तो जैसे अभी हमने एक दादा दादी जी का एग्जांपल लिया था, आप उनको बोलो कि आप अरे वो डी ड्राइव में जाओ और डी ड्राइव में जाके आप वहाँ से फाइल ओपन कर लो, वो कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि डी ड्राइव क्या होता है, फिर आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हो, फिर वो कैसे सर्च करना है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उसी फाइल का एक शॉर्टकट अगर आप आपके इस पे रख लेते हो, आपके डेस्कटॉप पे रख लेते हो, तो क्या आप उनको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि दादाजी बस वो जो मैंने डेस्कटॉप पे जो छोटा सा आइकॉन बनाया उसको डबल क्लिक कर दो तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये उनके लिए ईजी पड़ेगा ना, ये उनके लिए कन्वीनियंट मैनर है। तो ऐसा ही हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक कन्वीनियंट मैनर होता है। वो मैनर अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास है, तो यूजर इजीली किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकता है? एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस मैनर के लिए या इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी सर्विसेज की नीड होती है वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है। तो देयर आर 5 कॉमन सर्विसेज या few common services that provided by an operating system. So first is your program execution, second is your input output operations, file manipulation system, communication, error detection, resource allocation and protection. Okay, so अब ये हम एक करके या स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये सारे सर्विसेज को क्या है पढ़ने वाला है। अगेन मैं आपको बता दूं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ओके, सो अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। और ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट सर्विस है, क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पढ़ते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है। जब बात करेंगे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें देखी है, राइट? कि मतलब कैसे कोई प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, फिर वो कैसे उसको हैंडल करेगा, उसकी जो भी एक्टिविटी है वो उसको कैसे थ्रो आउट करेगा या कैसे उसको यूज़ करेगा। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं, ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हैंडल करता है। अगर हम बात करेंगे एक यूज़र प्रोग्राम की, है ना, जैसे कि प्रिंटर की, या फिर बात करें सर्वर्स की, फाइल सर्वर्स की, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी कौन हमें इनकैप्सुलेटेड करवा देता है? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इनकैप्सुलेट करता है प्रोसेस में। मतलब आप जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो या आप जो भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम आप ले रहे हो, उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में वो क्या बोलता है? प्रोसेस बोलता है। मतलब हर एप्लीकेशन या हर एक प्रोग्राम जो आप रन करते हो वो उसके लिए एक प्रोसेस है। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि आपका जो भी प्रोसेस है या आपका जो भी प्रोग्राम है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब सपोज आपने बोला कि मेरे को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो? उस डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। लेकिन ये आपके लिए होता है, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एक प्रोसेस बन जाता है, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको बैकवर्ड में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मतलब कैसे कि जैसे ही आप कोई चीज़ ओपन करोगे, जैसे ही आप कोई एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम उसको डालोगे,
तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि उसको मेमोरी में लोड करेगा। मेमोरी में लोड करने के बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हैंडल करेगा। कौन सी प्रोसेस को क्या ज़रूरी है, कोई रिसोर्सेस अवेलेबल है, अगर रिसोर्सेस की ज़रूरत है तो वो उसको अवेलेबल करवा के देगा। उसके बाद वो देखेगा कि ये प्रोग्राम या ये प्रोसेस कंप्यूटर में या आपके प्रोसेस में या आपके सीपीयू में कितने टाइम तक रहने वाला है, वो टाइम उसके लिए अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ही आपको आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो जाता है, तो वो अगेन वहाँ से उसको क्या करे, उसकी जो मेमोरी उसने एलोकेट की थी उसको वहाँ से वो डीएलोकेट करे। तो ये सारा काम कौन करता है आपके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आप बोलोगे कि अगर आप सोचते हो कि नहीं डायरेक्ट डबल क्लिक करके मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, वो बट एक यूजर एंड की तरफ से होता है। मतलब ये आप लोगों को पता रहता है कि हाँ ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, मेरा प्रोग्राम चालू हो गया। बट जब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की या आपके पर्टिकुलर किसी सिस्टम की, तो उस सिस्टम के पीछे ये सारा वर्क होता है, तब आपका एक एप्लीकेशन क्या होता है? रन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, सो अब ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो प्रोग्राम या जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के थ्रू करनी होती है। सो वो एक्टिविटीज क्या है? फर्स्टली तो लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी। जैसा मैंने बोला कि कोई भी प्रोग्राम आपका जब स्टार्ट होता है या जब इनिशिएट होता है तो वो सबसे पहले मेमोरी में क्या करता है? उसको लोड करता है। उसके लिए कुछ जगह वो मेमोरी में बनाता है। आफ्टर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करना मतलब कैसे कि उस प्रोग्राम के लिए जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेथड्स है वो उसको प्रोवाइड करवाना। फिर उसके बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पूरा का पूरा हैंडल करना। एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब ये जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ये एक अलग पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। आपको पूरा पढ़ना है कहाँ से? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से। ओके, इसका मतलब कि ये एक पूरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट ही है। ठीक है, तो इसको हम बड़े आराम से बाद में पढ़ने वाले हैं आगे। फिलहाल आपको अभी केवल इतना समझना है कि देयर इज अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या करता है कि अगर आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ रन करवा रहे हो, है ना, एक साथ अगर आप उनको एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो उनके उनके बीच में आपस में कौन सा सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है, कौन सा सिंक्रोनाइजेशन नेसेसरी है, वो कौन सा प्रोसेस पहले लेना है, कौन सा प्रोसेस बाद में लेना है, तो इन सब को हम प्रोग्राम का सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो दैट इज अ मैकेनिज्म विच इज हैंडल्ड बाय सीपीयू, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये एक अलग पार्ट है, ये हम लोग बड़ा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेकेंड इज नेक्स्ट इज प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर आप 2-3 प्रोसेस एक साथ कर रहे हो तो उन 2-3 प्रोसेस में कम्युनिकेशन भी होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इन द सेंस लाइक कि सपोज आप 2 प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो, है ना। अब क्या हुआ कि दोनों ही प्रोग्राम में आपको क्या है? प्रिंटर की ज़रूरत है। एक प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको प्रिंटर का काम हुआ, दूसरा प्रोग्राम के लिए आपको फिर से प्रिंटर की ज़रूरत है। या स्कैन कर रहे हो, एक में आप एक में आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो और एक में आप स्कैन कर रहे हो। ओके, तो क्या होगा कि आपका जो दोनों प्रोसेस है उन दोनों प्रोसेस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। तो कैसे कि अगर मेरा स्कैनिंग जल्दी होता है तो मैं पहले किसको प्रोसेस या किसको सीपीयू हैंडल करूंगी? उस स्कैनिंग वाले पार्ट को, और फिर मैं किसको हैंडल करूंगी कि मेरा प्रिंट आउट निकाल के दे। ठीक है, तो ये जो आपस का कम्युनिकेशन है कि कौन सा प्रोसेस पहले सीपीयू में जाएगा, फिर कौन से प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, तो ये सारा काम भी कौन हैंडल करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ओके, और नेक्स्ट आता है एक डेडलॉक हैंडलिंग का पार्ट। तो डेडलॉक हैंडलिंग मतलब कि ये वो कंडीशन हो जाती है कि जैसे बहुत आपकी प्रोसेस सीपीयू में अवेलेबल है। अब सपोज किसी एक सीपीयू को प्रिंटर की ज़रूरत थी, लेकिन आपने प्रिंटर में पेपर ही नहीं डाले, है ना, प्रिंटर में आपने पेपर ही नहीं डाले, तो पेपर क्या हो गया? आपका ख़त्म हो गया। वो आपको एक मैसेज थ्रो करता है कि
प्रिंटर में पेपर डालो वगैरह वगैरह। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये डेडलॉक में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो सफिशिएंट या उसको जो नेसेसरी पार्ट था प्रिंटर का वो अवेलेबल ही नहीं हो पाया। तो ओके, तो ये जो सारा प्रोसेस होगा वो किस में चला जाएगा? आपका डेडलॉक में चला जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर जैसे ही आप उसमें प्रिंटर में आप प्रिंटर के लिए पेजेस डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस प्रोसेस में क्या हो जाएगा? रनिंग प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये डेडलॉक कंडीशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होता है और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें एक अलग से पार्ट में पढ़नी है जिसको हम प्रोसेस का स्टेट बोलते हैं। तभी आपको आगे प्रोसेस स्टेट्स आने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग प्रोसेस स्टेट्स होते हैं जिसमें हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है? गो थ्रू करनी है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट सर्विस था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सबको समझ में आया व्हाट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके ओके, आगे चलें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सर्विसेज। नेक्स्ट सर्विस का हमारा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है नेक्स्ट सर्विस का हमारा? या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स क्या कि एक्चुअली ये आपका जो इनपुट आउटपुट का पार्ट होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूजर और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में। ओके, तो बेसिकली इनपुट आउटपुट से मतलब कि कैसा होता है? कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, उसके बाद प्रिंटर आ गया, उसके बाद अगर आप कोई यूएसबी, कोई पेन ड्राइव वगैरह जैसी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो आ गया। तो ये सारे, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको एक क्या करना पड़ता है? एक ड्राइवर वहाँ पे लगाना पड़ता है या ड्राइवर यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली जो ड्राइवर्स होते हैं ये क्या करते हैं? किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को यूज़र से क्या करवाते हैं? कनेक्ट करवाते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपको कुछ टाइप करना है, आपके किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कुछ टाइप कर रहे हो। अब सपोज आप एज्यूम करो कि वहाँ पे अगर आपका कीबोर्ड आपके सिस्टम्स मतलब सिस्टम में आपके उस कीवर्ड या कीबोर्ड का क्या होता है? एक ड्राइवर अवेलेबल होता है ना? व्हाट इज डेडलॉक? ओके, सही, डेडलॉक हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में। आगे हम लोग जब प्रोग्राम के स्टेट्स पढ़ेंगे, प्रोसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इस डेडलॉक के बारे में और अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी आप शॉर्ट टर्म में ऐसा कह सकते हो कि डेडलॉक जब बहुत सारी प्रोसेस मतलब एक जगह आके रुक जाता है, ट्रैफिक जैसा जिसको बोलते हैं ना हम, ट्रैफिक जाम जिसको बोलते हैं। कभी कभी सिग्नल पे देखो आप, बहुत सारा गाड़ियाँ एक साथ आके खड़ा हो जाता है ना, कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे वो क्या हो जाती है कि हर जगह से गाड़ी आती है तो आपका ट्रैफिक वहाँ पे जाम हो जाता है ना। ठीक वैसे ही अगर सीपीयू में बहुत सारी प्रोसेसेस एक के बाद एक अगर वहाँ पर खड़ी हैं तो उसको हम डेडलॉक बोलते हैं। ओके, तो इस डेडलॉक को हमको आगे अभी और अच्छे से पढ़ना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपको आ जाएगा समझ में जब हम लोग प्रोसेस स्टेट्स पढ़ लेंगे तब। ओके, सो हम थे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो जब हम लोग कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं तो डायरेक्टली वो सिस्टम में चला जाता है, ऐसा नहीं है। पहले आपको आपका कीबोर्ड जो होता है वो सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है। तो अटैच्ड किससे होता है? अटैच्ड होता है वो आपके ड्राइवर्स के साथ। आपको एक ड्राइवर्स का पूरा इंस्टॉल वहाँ पे आपको आपके सिस्टम में करवाना पड़ता है, तब आपका जो कीबोर्ड होता है वो आपके सिस्टम के साथ अटैच हो पाता है। और यही ड्राइवर क्या करता है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूज़र और उस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस के बीच में। ऐसा हर चीज़ के साथ होता है। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो माउस, अगर आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो जब जैसे ही आप प्रिंटर के लिए आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने अगर कभी कुछ चीज़ डाउनलोड की होगी ना तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो डाउनलोड करने में केवल
ये डाउनलोड कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग आप देखना सेटिंग्स में बहुत सारे आपके वो चीज़ें आती हैं, उसके रिलेटेड ड्राइवर आता है, उसके रिलेटेड एप्लीकेशन आता है, फिर एक अलग अलग इसमें आपको फाइल फोल्डर्स मिलते हैं डाउनलोड करने के बाद, तो वो सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सब आपको इंस्टॉल क्यों करना पड़ता है? ताकि आपका सिस्टम, आपका जो हार्डवेयर सिस्टम है उससे कनेक्ट हो जाए इजीली, और बाद में जब आप उसको रन करो या बाद में जब आप उस हार्डवेयर डिवाइस को कभी भी आपके इसमें रन करो तो वो चलने में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए या उसको कभी एरर नहीं आना चाहिए। तो दैट इज़ द मेन थिंग और मेन फीचर ऑफ ड्राइवर्स। ओके, तो ये आपको स्मूथली एक कोई भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ड्राइवर्स। तो ऐसा हर सिस्टम के साथ होता है। आपके यूएसबी पोर्ट्स की अगर आप बात करोगे, जहाँ पे आप पेन ड्राइव जिस पोर्ट में आप यूज़ करते हो, तो वो पोर्ट भी आपका ड्राइवर के साथ क्या होता है, आपका अटैच होता है, तभी वो पोर्ट आपका काम करता है। कभी कभी आप देखना कि कुछ कुछ पोर्ट काम नहीं करते सिस्टम में। वो क्यों काम नहीं करते हैं? क्योंकि वो पोर्ट आपका ड्राइवर्स के साथ अटैच नहीं है, इसलिए। ओके, सो ये आपका क्या होता है, ये आपका वो पार्ट या ये आपका वो पार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का या इनपुट आउटपुट सिस्टम का। ओके, अब आते हैं हम लोग किसी अगर बात करेंगे हम किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इनपुट ऑपरेशन मीन्स ये रीड या राइट करेगा ऑपरेशन को विथ एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। जैसा मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी ऑपरेशन को रीड या राइट करना है तो क्या होगा कि किसी स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब जैसे अब यूएसबी पोर्ट है, तो आप हर किसी के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज़ तो नहीं करोगे ना, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही उसको यूज़ करोगे। तो ये जो स्पेसिफिक टास्क होता है या ये जो स्पेसिफिक रोल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या करते हो, यूज़ करते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है वो सारे एक्सेस जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो अवेलेबिलिटी की चीज़ें होती है वो भी आपको कौन अवेलेबल करवा के देता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करवा के देता है। सो ये अगेन एक आपका पार्ट था, दैट इज योर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो ये आपको समझ में आया, ये एक अगेन सर्विस था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपका इसका। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? एनी डाउट रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन? ओके, नो डाउट। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। ओके, सो ये आपका इनपुट आउटपुट का पार्ट था। इनपुट आउटपुट के पार्ट के बाद अब आते हैं हम लोग फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन पे। सो व्हाट इज फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम? तो फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम्स में क्या होता है कि जो भी आप फाइल है या जो भी कलेक्शन है आपका रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि कैसे जैसे ही आप कोई फाइल बनाते हो, है ना, तो फाइल बनाने के बाद आपको एक वहाँ पे प्रॉपर्टी आता है उसका, है ना, उस प्रॉपर्टी में आपको दिखता है कि आपने कौन सी डेट को ये फाइल बनाया, कौन से फॉर्मेट का ये फाइल बनाया है आपने आपने इसको लास्ट मॉडिफाइड कब किया था, वगैरह वगैरह, कौन से लोकेशन पे आपने इसको सेव करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी यूज़ होती है या ये सारी चीज़ें जो रिगार्डिंग आपकी स्टोरेज होती है, तो ये भी आपको कौन यूज़ करवा के देता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन यूज़ करवा के देता है। सो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कैन स्टोर फाइल्स ऑन द डिस्क, मतलब जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, है ना।
तो अगर हमें कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ सेव करनी होती है, हम उसको कहाँ पे सेव करते हैं? इन सेकेंडरी स्टोरेज में। तो सेकेंडरी स्टोरेज में आप जब भी किसी चीज़ के लिए फाइल सेव करते हो तो उसका एक कुछ पर्टिकुलर डेटा होता है या उसका पर्टिकुलर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन करता है। तो प्रोग्राम को रीड कैसे करना है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन देता है आपके प्रोग्राम को कि जिसको परमिशन है वही आपके फाइल को ओपन कर सके। आपने कुछ ऐसी फाइल्स देखी होंगी कि जहाँ पे किसी किसी पर्टिकुलर यूज़र को ही वो चीज़ या वो टास्क करने का परमिशन होता है। जैसे आप कोई कॉलेज का डॉक्यूमेंट है ना, तो सपोज किसी टीचर ने उस डॉक्यूमेंट को बनाया है, तो अगर मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी तो वो मैं केवल आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगी। अगर आप किसी को मतलब आपको केवल पढ़ने के लिए ही प्रोवाइड करवाऊँगी, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हो आपके मन से, राइट? मतलब मैं उसको आपको राइट करने के लिए परमिशन नहीं दूंगी, वो केवल रीड ओनली फाइल में होता है, ये आपने देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं परमिशन। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको क्या करता है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए या उस पर्टिकुलर फाइल के लिए जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद कौन सी जो परमिशंस होती है वो वेरी करती है कि ये रीड ओनली है, रीड राइट है, या फिर इसको डिनाइड कर रहा है। मतलब कोई भी यूज़र उसको रीड कर सकता है या उसको रीड या राइट कर सकता है या फिर उसको डिनाई कर सकता है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवाता है यूज़र के लिए। तो वो क्या कर सकता है, आपकी किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ओके, तो ये सारा जो सिस्टम होता है रिगार्डिंग फाइल, आप जो भी काम फाइल के साथ करते हो, मतलब आप नॉर्मली भी अगर एक आप फाइल बनाते हो तब उसमें जो भी फाइल का आप जो भी हैंडल करते हो या जो भी उसमें रीड करते हो, राइट करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है विथ बैकअप फाइल्स। तो अगर बैकअप भी अगर आपको लेना है तो वो अगर वो बैकअप के लिए भी अगर कोई इंटरफेस आपको प्रोवाइड करवा के कौन देगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवा के देगा। ओके, जो नेक्स्ट सर्विस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी प्रोसेस हमें कब एग्जीक्यूट करनी है? ओके, मतलब जैसे कोई प्रोसेस है आपका तो जो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब क्या? कि जहाँ पे आपका प्रोसेसर्स का कलेक्शन होता है ना, जहाँ पे आपके प्रोसेसर कलेक्टेड होते हैं और जो शेयर नहीं करते हैं किसी भी मेमोरी को, है ना। मतलब आप अगर आपने कोई ऑफिस देखा होगा या अगर स्मॉल किसी ऑफिस में अगर आप गए होंगे तो जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट में होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि वो एक ही उससे क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। मतलब जिसको हम मास्टर या जिसको हम कौन सा बोलते हैं, उसको मास्टर ही बोलते हैं। सो दैट इज अ मास्टर सिस्टम, है ना। तो जनरली डी मार्ट या फिर बैंक में आपने देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन उनका एक मास्टर रूम होता है जिनको सर्वर रूम बोलते हैं हम लोग। सर्वर रूम में आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जहाँ पे वो सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ काम करती रहती हैं, है ना। मतलब हमारी एक, अगर हम एक फर्म की बात करेंगे जहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, सिद्धेश भी काम कर रहा है, सुप्रिया भी काम कर रही है, साइश भी काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो काम मैं कर रही हूँ उसी टाइम पे सिद्धेश भी कुछ दूसरा काम कर रहा होगा, सेम उसी टाइम पे सुप्रिया भी कुछ दूसरा काम कर रही होगी। तो इस तरीके में क्या होता है कि जब बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ उसको आती हैं तो सीपीयू को ये
डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे को कौन सा प्रोसेस का काम पहले करके देना है और कौन सा प्रोसेस का काम मुझे बाद में लेना है। ठीक है, तो ये जो हैंडलिंग का काम है, ये जो प्रोसेस हैंडलिंग का काम है, ये कौन करेगा? आपका ओएस करेगा। तो ओएस जो हैंडल करेगा वो क्या क्या हैंडल करेगा? राउटिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रेटेजीज, और जो भी प्रॉब्लम होगा किसका? सिक्योरिटी और कनेक्शन का, तो वो सारा भी हैंडल करने का काम आपका ओएस करता है। अब ये बेसिकली कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के लिए हैंडल करता है। तो फर्स्ट ये है कि अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में, है ना। सपोज मैं भी एक टास्क कर रही हूँ और सिद्धेश भी एक टास्क कर रहा है ना। अब दोनों का एक एक अलग अलग प्रोसेस है। अब मुझे कुछ डेटा है जो सिद्धेश को ट्रांसफ़र करना है या सिद्धेश को प्रोवाइड करवाना है। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है या ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा ट्रांसफ़र करूँगी किसको? सिद्धेश को। या एवरीवन इज, या सबके पास अपना खुद का सीपीयू होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सीपीयू शेयर कर रहे हैं। ये है ये कैसा होता है कि आप इसका एग्जांपल दूं। हाँ, आप डीमार्ट में जाते हो ना, तो डीमार्ट में देखो सबका अलग अलग, आप हर एक बिल काउंटर पे आपको एक खुद का सिस्टम दिखता है और उसका खुद का एक सीपीयू भी होता है। लेकिन वो सारे सिस्टम किसी एक सर्वर में जाके कनेक्ट होते हैं। आपको वहाँ पे एक सर्वर रूम दिखेगा जहाँ पे लिखा होता है कि परमिशन के बिना किसी को मतलब विदाउट परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता है ना। तो सॉरी, विद परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो वो जो पार्ट होता है ना आपका, उसको हम बोलते हैं सर्वर रूम। वहाँ पे ये सारे सर्वर्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई काम किया या सिद्धेश कोई काम कर रहा है, तो हम दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। तब एक जैसा काम कर रहे हैं, करने के बीच में क्या हमको डेटा ट्रांसफर करना है किसी भी दो सिस्टम के बीच में, है ना, या दो प्रोसेस के बीच में। मैं भी सेम डेटा यूज कर रही हूँ और सिद्धेश भी सेम डेटा यूज कर रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है या मैं उसको जिस मेथड के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये जो ट्रांसफरेशन का काम है ये कौन देखता है? आपका ओएस देखता है या ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। अब बोथ जो प्रोसेसेस है वो कैन बी ऑन वन कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, तो बट आर कनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसा मैंने बोला कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो एक तो ये अलग अलग कंप्यूटर से हो रहा है, मतलब मेरा अलग है और सिद्धेश का अलग है। बट हम दोनों के कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है? एक नेटवर्क से कनेक्टेड है ना। नेटवर्क मतलब जैसे कि एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आपने बहुत सारे नेटवर्क्स के पार्ट्स पढ़े होंगे, तो उस नेटवर्क में आपको पता होगा कि अलग अलग इस पे अलग अलग क्या होते हैं, हम लोग सिस्टम्स को ज्वाइन करके रख सकते हैं या कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैंने जब कोई डेटा ट्रांसफ़र किया है तो वो सिद्धेश तक किसके थ्रू पहुंचा है? उस नेटवर्क के थ्रू पहुंचा है। तो ये जो प्रोसेस के बीच का जो हैंडलिंग का पार्ट है या नेटवर्क हैंडलिंग का पार्ट है, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दो प्रोसेसेस के बीच में, या तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहे हैं, मतलब मैं और सिद्धेश हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, ऐसी मेमोरी यूज कर रहे हैं जो हम दोनों में शेयर हो रही है, या फिर बाय मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग मतलब मैं उसको क्या कर सकती हूँ, एक मैसेज थ्रो कर सकती हूँ कि हाय सिद्धेश, आज हमारा मीटिंग है 3 बजे। तो ये मैसेज, मैं उसको मैसेज भी पास कर सकती हूँ, या फिर मैं उसको पर्टिकुलर उसके पीसी पे जाके उसको बता भी सकती हूँ कि भाई तेरा ये आज अपना 3-3 बजे मीटिंग है, अपने को इधर इधर मीट करना है, या मैं तेरे को लिंक सेंड कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर मुझे सिद्धेश के साथ कम्युनिकेट करना है, जनरली आपने सिनेरियो देखा होगा, किसी ऑफिस में आप जाते हो तो ऑफिस में क्या होता है कि बहुत दूर दूर बैठे रहते हैं ना, ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत दूर दूर बैठे होते हैं। अब सपोज मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ और सिद्धेश कहीं फिफ्थ रो में बैठा है, तो मैं उसको आवाज़ थोड़ी दूंगी कि अरे सिद्धेश, मुझे तेरे को डाटा ट्रांसफ़र करना है ना। मैं क्या करूँगी, उसको एक मैसेज थ्रो करूँगी उसके किस पे, उसके सिस्टम पे,
है ना। ये डेस्कटॉप एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके एम्प्लॉयज के लिए ही वो बना के रखते हैं। तो आप एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय आप कुछ भी मैसेज क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो मैं सिद्धेश को आवाज ना देके क्या करूँगी, उसको कुछ मैसेज मैं लिख के दे दूंगी कि सिद्धेश आज 3 बजे हमारा मीटिंग है, आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे वो मैसेज के थ्रू क्या चला गया, उसको पॉइंट पहुंच गया। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये आफ्टर मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारा कम्युनिकेशन का पार्ट या नेटवर्क कम्युनिकेशन का पार्ट भी कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ओके, सो एनी डाउट इन इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अभी हमने पढ़ा दैट इज फाइल मैनिपुलेशन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कम्युनिकेशन पार्ट में? कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सर्विसेज? नो डाउट, नो डाउट, ओके, नो। मैम प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड, previous slide, file handling, sorry, communication. ये रहा communication. This is the previous slide. Any doubt, Devnil, in communication part? Okay. So अब हम लोग नेक्स्ट हमारी सर्विसेज पे चलते हैं। फाइल वाला स्लाइड, या दैट इज फाइल मैनिपुलेशन ना। हियर इज योर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। Okay, thank you. Okay, so let's come to the next service. That is error handling. अब error handling क्या होता है कि जनरली एरर जो आपकी आती है दैट इज इन हार्डवेयर पार्ट, है ना। मतलब कि सीपीयू में कभी कभी कोई एरर आता है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कोई एरर आता है, या फिर मेमोरी के रिगार्डिंग कोई हार्डवेयर से रिलेटेड कोई आपका एरर होता है। तो इस सिस्टम में जो भी एरर्स आपके जनरेट होते हैं या एरर थ्रो होते हैं, तो ये हैंडलिंग का काम भी कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर पॉसिबल एरर। तो ओएस क्या करता रहता है, हर पॉसिबल एरर के लिए वो हर टाइम चेकिंग करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन ओपन करके छोड़ दिया, वो सबसे पहले हर चीज़ को चेक करेगा। जैसा हमने एक म्यूजिक प्ले का एग्जांपल लिया था, तो वो हर हर कंडीशन को, हर पॉसिबल कंडीशन को चेक करता है कि वो कैसे आपका एक म्यूजिक प्ले कर सकता है, वहाँ पे कोई एरर तो नहीं अगर उसको प्ले करने में। अगर कोई एरर है तो वो फिर उसको आपको एज अ मैसेज थ्रो करता है कि योर फाइल या योर फाइल सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड फॉर द सिस्टम, ऐसा करके कुछ आपको मैसेज थ्रो करता है। तो ये कॉन्स्टेंटली वो क्या करता रहता है, चेक करता रहता है हर हर टास्क के लिए या हर प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होता है उस एरर को सॉल्व करने के लिए या फिर उस एरर को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे सपोज एरर आ ही गया, तो उस एरर को आने के बाद अब वो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेगा, तो वो आपको बताएगा कि आपने जो टास्क परफॉर्म करने के लिए मुझे दिया था उस टास्क में कुछ एरर है। तो वो आपको बताएगा कि क्या एरर है, कि भाई फाइल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, या मैंने प्रिंटर में पेजेस ही नहीं डाले हैं, या मैंने प्रिंटर ऑन ही नहीं किया है, या मेरा प्रिंटर का इंक लेवल कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर बात करें तो आप जो फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो रॉन्ग प्लेस से यूज़ कर रहे हो,
या जो फाइल आप सर्च करना चाहते हो वो इस लोकेशन पर है ही नहीं, राइट। तो ऐसी बहुत सारी एरर्स होती हैं जो हमें थ्रो हो सकती है या हमें आ सकती है ना। तो ये इसका जो हैंडलिंग का पार्ट है वो भी कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज योर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स जब भी हम बात करेंगे किसी मल्टी यूजर की या मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट की, जहाँ पे क्या होता है आप रिसोर्सेज को शेयर करते हो। रिसोर्सेज को शेयर करना मतलब कि सपोज एक ऑफिस है जहाँ पे 10 to 12 एम्प्लॉयज़ हैं। अब 10 to 12 एम्प्लॉयज़ है तो हर किसी के पास प्रिंटर नहीं होता है, वो एक ही प्रिंटर यूज़ करते हैं, है ना। मतलब 10 to 12 एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एक ही प्रिंटर को यूज़ करते हैं। सबके पास में प्रिंटर नहीं लगाते हैं, है ना। सो इससे क्या होता है कि वो उस रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी 10 एम्प्लॉयज़ हैं उस एक रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये जो साइकिल होता है उसको शेयर करने का जो वे आउट होता है या उसको शेयर करने का जो भी मेथड होता है वो कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। मतलब सपोज 10 एम्प्लॉयज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फर्स्ट एम्प्लॉय को भी प्रिंट आउट सेम टाइम पे चाहिए और सेकंड एम्प्लॉय को भी सेम टाइम पे प्रिंट आउट चाहिए। तो अब सीपीयू क्या करेगा, दोनों को ऐसा थोड़ी है कि इकट्ठा ज्वाइन करके एक प्रिंट आउट दे देगा, नहीं ना। क्योंकि एम्प्लॉय 1 का तो अलग डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉय 2 का अलग डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए क्या करेगा, जो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट होगा या जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, सीपीयू की साइकिल को कैसे यूज करना है। मतलब सीपीयू पहले किसको प्रिंट आउट दे और किसको बाद में प्रिंट आउट दे, ये हैंडल कौन करेगा, आपका सीपीयू हैंडल करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू को 1 by 1 प्रोसेस करने के लिए या एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय 2 में से किसको किसको सर्विस पहले प्रोवाइड करवानी है, ये चेक करके उसकी अकॉर्डिंग टू स्टेट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू उसको क्या करेगा, प्रोसेस शेड्यूल करवाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। अब रिसोर्स मैनेजमेंट में जो टास्क आते हैं या रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती है वो ये होती है कि सबसे पहले तो सारे काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो भी आपके शेड्यूलर्स में हैं या जो भी शेड्यूल हुए हैं वो चेक करता है। जैसे किसी को प्रिंटर का काम होता है, किसी को पेन ड्राइव का काम होता है, किसी को यूएसबी पोर्ट का काम होता है ना। किसी को पेन ड्राइव आप अलग से लगाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, जो भी शेड्यूलर्स में उसके पास शेड्यूल होती हैं, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, आपका शेड्यूल करता है। सेकेंड थिंग कि सीपीयू का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये भी चेक करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब कि कैसे कि ऐसा है क्या कि एक प्रोसेस आपकी ख़त्म हो गई और आपको दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है, नहीं। सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू तुरंत उसको दूसरी प्रोसेस को भी क्या कर लेता है, यूज़ में ले लेता है ना। तो ये होता है सीपीयू का शेड्यूलिंग। मतलब एक टास्क हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता है किसी दूसरी प्रोसेस के स्टार्ट होने के लिए। 1 by 1 वो क्या चलता रहता है, यूज़ करता रहता है। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का चेक करने का कि सीपीयू का शेड्यूलिंग आपको कैसे करवाना है ताकि सीपीयू का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। तो कभी कभी जैसे एक प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लगता है और सेकंड प्रोसेस जल्दी होने वाला होता है, तो सीपीयू तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पहले सीपीयू को सेकंड प्रोसेस के लिए शेड्यूल कर देता है। वो टास्क उसका खत्म होने के बाद फिर वो अगेन सीपीयू किसको हैंड ओवर कर देता है, फर्स्ट टास्क को हैंड ओवर कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन। तो ये भी आपका हैंडल करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। ये चैट है। इन शॉर्ट OS does each and every major tasks of computer। या ये जैसा बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग का एक हार्ट होता है ना, वैसे ही आपका ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके सिस्टम का हार्ट है। वो सारा वर्क करेगा जो आप उसको बोलोगे, सब मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। व्हाट डज इट नॉट डू? नो, एवरीथिंग
और एवरीथिंग या ईच टास्क मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ऐसा कोई टास्क नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, क्योंकि ये मेन पावर है ना, यही तो मेन आपके सिस्टम को जोड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। अगर यही हटा दूं या यही वर्क करना बंद कर देगा तो आपका कोई भी टास्क परफॉर्म ही नहीं करेगा। कभी कभी आपके सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना, कभी कभी आपका ओएस बंद पड़ जाता है तो आप कुछ भी टास्क नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो जो बीच का कम्युनिकेशन है यूज़र और इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वही ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो ब्रिज ही हट गया तो आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, राइट? तो ये मेन आपका मेजर आपका टास्क ही है, या आप उसको बोल सकते हो कि अगर ओएस ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ओके, सो ऐसा कोई काम नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। ईच एंड एवरी टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ओके साइश? Okay. Uh, okay, so this is the last service which is provided by operating system, that is protection. Okay, so protection again आपका again वही है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को यूज़ करना चाहता है या कोई इनवैलिड एक्सेस है अगर आपके इसमें, तो ये सारा रोकने का काम या ये सारा मैनेज करने का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जितना भी एक्सेस अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हो या कोई भी एक्सेस अगर आप सिस्टम को दे रहे हो, किसी पर्सन को अगर आप एक्सेस दे रहे हो, तो वो प्रोटेक्टेड है या नहीं, वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं, ये सारा चेक करने का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि कोई तीसरा यूज़र या अनऑथराइज्ड यूज़र आपके सिस्टम को यूज़ ना कर सके। ओके, सो कभी कभी इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं आपके सिस्टम में या कभी कभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पे भी आप क्या करते हो? पासवर्ड या ऐसी चीज़ें यूज़ कर देते हो, तो जाके जो कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यूज़ ना करे। तो इसके लिए आप जनरली पासवर्ड्स और इन सब का क्या करते हो? यूज़ करते हो, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल टास्क्स जो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। This all tasks are managed by operating system. So this is our services which is provided by operating system. Any doubt regarding this services?